गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये आज के एडिटोरियल को लिखा है डुब्बुरी सुब्बाराव जी ने। ये हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अब ये बात किस बारे में कर रहे हैं? प्लानिंग एन एग्जिट आउट ऑफ द इजी मनी रिज्म। इजी मनी रिज्म ये होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब हमारी आरबीआई क्या करती है, ब्याज दरें कम कर देती है। ब्याज दरें कम करती है तो उससे क्या होता है, बैंकों के पास पैसा आता है। बैंकों के पास पैसा आता है तो लोग कम ब्याज दरों पे ज़्यादा पैसा लेते हैं। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो फिर क्या होते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट टूल यूज़ करती है, एक इजी मनी पॉलिसी और एक मतलब टाइट मनी पॉलिसी या हार्ड मनी पॉलिसी, जो भी आप कहो। तो इजी मनी पॉलिसी में वो क्या कर देती है, बैंक रेट को कम कर देती है, और जब उसको मार्केट से पैसा खींचना पड़ता है तो वो क्या कर देती है, बैंक रेट ज़्यादा कर देती है आरबीआई। इस हिसाब से वो इन्फ्लेशन को और कई जो इकोनॉमिक या आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको क्या करती है, मैनेज करती है। अब आपको ये एडिटोरियल समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अगर आप पहले से एडिटोरियल करते आ रहे हो तो आप वैसे भी और चीज़ें समझ पाओगे, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं जिनको कुछ अता पता नहीं है कि क्या इकोनॉमी, क्या वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग, और बस डायरेक्ट सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड मतलब होता है शुरू करना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी टू मैनेज द फाइनेंशियल प्रेशर अनलीज्ड बाय द कोविड-19। तो जो कोविड-19 के कारण जो फाइनेंशियल प्रेशर आया था, उस प्रेशर को कम करने के लिए या उसके प्रभावों को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी लॉन्च की थी। उसमें क्या कर दिया था कि बैंक रेट कम कर दिया था, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे और मार्केट क्या रहे, स्थिर रहे। इट्स स्लेज्ड पॉलिसी interest rate aggressively flooded the market with an unprecedented amount of liquidity and institute a slew of measures of the targeted assistance to especially the distressed sector। तो वही कि भाई उसने क्या किया, अपनी जो इंटरेस्ट रेट थी वो कम कर दी। इंटरेस्ट रेट कम कर दी एग्रेसिवली, मतलब एकदम से कम कर दी। उससे क्या हुआ कि भाई जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्ण रूप से क्या हो गया, पैसा आ गया। और ये किसने उपाय सुझाया था, इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने। और क्यों सुझाया था कि जो भी डिस्ट्रेस्ड सेक्टर है, डिस्ट्रेस्ड सेक्टर मतलब जिस पर कोविड-19 से ज़्यादा असर पड़ा है, तो उनके लिए क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो उनके लिए एक जान मिल हो जाएगी, मतलब ऐसी कंडीशन में। तो ये सब चीज़ें थी जो आरबीआई ने उस समय की थी। अब क्या है, मस्ट बी आ डेलिबरेटिव प्रोसेस, मतलब एक आरबीआई को अब क्या करना पड़ेगा, उस जो प्रोसेस को उसने मनी ज़्यादा वो कर दी थी, पुट कर दी थी मार्केट में, अब उसको खींचने के बारे में सोचना चाहिए। और ये क्या होनी होगी, ये वाली प्रोसेस एक सोची समझी हुई प्रोसेस होनी चाहिए। क्यों सोची समझी हुई प्रोसेस होनी चाहिए, ये आगे बताएंगे। एक अमेरिकन एक बैंकर हैं फेडरल रिजर्व के, उनका उदाहरण देते हुए। तो क्या है, एस बी साइट springhood in the economy, RBI must be planning for non-disruptive exit out of the easy money regime। तो अगर हम इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो उसमें हमें यही देखेंगे कि जो मतलब आरबीआई है वो यही सोच रही है या प्लानिंग कर रही है कि वो इस इजी मनी रिजिम से कैसे एग्जिट करे, मतलब कि जिससे क्या हो, इकोनॉमी पर असर भी ना पड़े और जो मार्केट में उसने पैसा पहुंचाया था वो उसको वापस खींच ले। क्राइसिस मैनेजमेंट इज अ परसेंटेज गेम। तो यहाँ पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट होगा वो एक परसेंटेज गेम होगा। परसेंटेज गेम की मतलब हो सकता है उससे नुकसान हो सकता है, तो कितना नुकसान हो, ये मतलब एक गेम खेल खेल है आरबीआई, या उसका पहले से स्पेकुलेशन या अनुमान लगा ले कि क्या होगा, तो वो अनुमान लगाने के बाद वो ऐसा कर सकती है। वेन द हाउस इज ऑन फायर सेंट्रल बैंक डू वॉट दे थिंक हाउस ऑन द फायर, मतलब जब बहुत ज़रूरत थी किसी चीज़ की, किया उसके बगैर चल ही नहीं सकता। ये कुछ आप ऐसे समझो कि जब आपको भूख लगी हो तो आप क्या कुछ भी खा लोगे, तुरंत आपको दे दिया। लेकिन जब आपको पेट भरा है और फिर उसके बाद आप अच्छे अच्छे पकवान भी आपको दिए जाएं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो वही ये बोल रहे हैं, व्हेन द हाउस इज ऑन फायर सेंट्रल बैंक डू व्हाट दे थिंक हैज़ द बेस्ट चांस ऑफ डाउजिंग द फ्लेम। तो जो उसकी जो आग बुझाने के लिए उन्होंने को जो अच्छा लगा आरबीआई को, उस समय उन्होंने वो किया। कब, जब
घर आग की चपेट में था उस समय उनको जो लगा उन्होंने वो किया, सेटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक डेलिब्रेशन। और वो अब मतलब जानबूझ के उसने, सीधी सी बात है, ऐसा किया। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, रिवर्सिंग अ क्राइसिस ड्रिवन एक्सपेंशनरी पॉलिसी हैज टू बी डेलिबरेटिव प्रोसेस। तो अब इनका ये कहना है कि अब वापस से जब आप इस चीज़ को रिवर्स करो, मतलब जो पॉलिसी आपने क्राइसिस में लागू की थी उस पॉलिसी को आप रिवर्स करो, तो उसके लिए वो एक सोचा समझा प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मार्केट के हवाले छोड़कर और आप उसको रिवर्ट कर लो। विद द टाइमिंग एंड सीक्वेंस केयरफुली प्लान्ड। तो जो टाइमिंग होनी चाहिए और जो भी आप प्रोसेस वो करो उसका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। Indeed, वास्तव में वन ऑफ द बिग लेसन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इज दैट misstep on exit path by way of commission omission or importantly communication can be costly macroeconomic term। और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आरबीआई ने जो कदम उठाए वो अगर मिस स्पेल कर लिए गए मार्केट के द्वारा, या गलत समझे गए, या कोई किसी चीज़ को आपने छोड़ दिया, और किसी को चीज़ को अगर आपने इम्पोर्टेंटली कम्युनिकेट नहीं कर पाए मार्केट में, तो वो आपका गलत स्टेप साबित होगा और जो मैक्रो इकोनॉमिक को बहुत क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, या उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट मैक्रो इकोनॉमी मतलब छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। सो व्हाट आर द चैलेंज द आरबीआई विल कन्फ्रंट मतलब टकराव, व्हाट आर द चैलेंज ऑन द वे आउट। तो यहाँ पर आरबीआई के सामने कौन कौन से चैलेंज हैं अपनी जो पॉलिसी उसने कोरोना के समय लागू की थी उसको रिवर्स करने के लिए। By far the biggest challenge will be the manage the tension between the restraining inflation and supporting the recovery। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख चैलेंज तो ये है कि इन्फ्लेशन को भी मैनेज कर ले और जो रिकवरी है, मतलब जो पैसा उसने लगाया था उसको भी वो वापस खींच ले। इन दोनों के बिटवीन बैलेंस बनाना कि कैसे मतलब मार्केट से पैसा भी खींच लिया जाए और जो मतलब इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, उसको भी मैनेज कर लिया जाए। दिस इज पॉलिसी डेलेमा। डेलेमा मतलब होती है दुविधा। ये अगर ये आपको ऊपर वाली लाइन समझ में ना आई हो तो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स वाला टर्म है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, फिर भी अगर थोड़ा सा है तो आप गो थ्रू करो 2-3 एडिटोरियल में, यू कैन easily understand such a type of economy editorial। क्या है फिर, दिस इज द पॉलिसी dilemma even when the macroeconomic situation is winning। The pandemic shrouded in unusual uncertainty has made the dilemma much sharper। तो ये पॉलिसी की बड़ी दुविधा है कि जब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी थी, ठीक है, उस समय पेंडेमिक ने क्या कर दिया, अनयूजुअल सर्टेनिटी को पैदा कर दिया और ये जो दुविधा है और क्या हो गई, बढ़ गई। कंसिडर द मोस्ट रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो अभी रिसेंटली बैठक हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बिटवीन रिव्यू इन अर्ली दिसंबर, इन्फ्लेशन रिमेंड अबव द आरबीआई टारगेट बैंड फॉर पास्ट सेवरल मंथ। तो जो उसमें देखा गया कि जो इन्फ्लेशन थी पिछले कुछ महीनों के कंपैरिजन में वो क्या थी, हाई थी। एंड अकॉर्डिंग टू द आरबीआई ऑन एस्टिमेट इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अबव द बैंड ऑफ द नेक्स्ट सेवरल मंथ। और आरबीआई का जो यहाँ पर अनुमान है वो भी यही कहता है कि अगले कुछ महीनों तक भी वो ऐसी महंगाई बनी रहने वाली है। येट द एमपी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड अगेंस्ट एनी रेट एक्शन आउट ऑफ द कंसर्न ऑफ ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्णय हुआ कि वो रेट से अभी क्या छेड़छाड़ नहीं करेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो रेट से कैसे मैनेज करती है मार्केट को, तो अभी कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट को ध्यान में रखते हुए द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू सॉफ्टन ऑन इट्स ऑन इन द वीक अहेड ऑफ द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड बाय द लॉकडाउन। तो जो आरबीआई है उसका अनुमान ये है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो हो सकता है आगे आने वाले कुछ सप्ताहों में क्या होगी, इजीली खुद ब खुद कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मार्केट्स की जो सप्लाई चेन थी वो जो डिस्टर्ब हुई थी लॉकडाउन के कारण, वो क्या होगी, धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगी एंड द बम्पर विंटर क्रॉप कम इन टू द मार्केट। और जो विंटर क्रॉप है जब मार्केट में आएगी तो हो सकता है महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाए। इन्फ्लेशन एंड रिवाइवल। अब जो इन्फ्लेशन महंगाई है और साथ ही साथ जो बिजनेस है या इकोनॉमी है उसका रिवाइवल कैसे हो, मतलब महंगाई भी ना बढ़े और रिवाइवल भी हो जाए। द आउटकम इज नॉट इनएविटेबल।
तो ये जो आउटकम है, जो मतलब अनुमान लगाया है आरबीआई ने कि हो सकता है 2-3 हफ्ते में क्या हो जाए, महंगाई अपने आप ही मैनेज हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इनएविटेबल हो, ये अनिवार्य ही है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो सकता है वही हो, अपोजिट भी हो सकता है। इन्फ्लेशन कुड बी प्रेशर्ड upward by several factors even though there could be the some apparent softening purely because of base effect। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ भी सकती है, क्यों? भले ही आपके कुछ ऐसे मतलब कहाँ गया, सेवरल फैक्टर इवन थ्रू देयर कुड बी अपरेंट। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको बहुत से ऐसे महंगाई को कम करने के आपको कारक दिखाई दे रहे हों, लेकिन जो उसके जो बेस इफेक्ट हैं उनके कारण महंगाई क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है। बेस इफेक्ट बहुत डिटेल हो जाएगा, तो वो आप समझो बेस इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देर इज ए रिस्क दैट परसिस्टेंट मतलब लगातार, अनियत, सॉरी नियत। देर इज अ रिस्क दैट persistent high inflation expectation would result in food inflation getting more generalized। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की जो अनुमान लगाया गया है, तो फूड के फॉर्म में इन्फ्लेशन एक जनरलाइज है, हो सकता है वो ज़्यादा और महंगा हो जाए। फूड मतलब खाने पीने की चीज़ें। कोर इन्फ्लेशन कुड फॉर्म अप बिकॉज ऑफ द राइजिंग इनपुट प्राइस। और जो कोर इन्फ्लेशन होती है वो हो सकता है बढ़ेगी, क्योंकि जो इनपुट प्राइस है, इनपुट मतलब उसमें जो लागत की जो प्राइस है वो उसको बढ़ने से हो सकता है ये वाली जो अदर कोर सेक्टर है उनकी इन्फ्लेशन या महंगाई उनकी भी बढ़ सकती है। एक्सेसिव मार्जिन अमंग द फैक्टर साइटेड बाय द एमपीसी एज वन ऑफ द कॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन मे नॉट डिसपियर। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी ने जो कारक निर्धारित किए कि जिनके कारण इन्फ्लेशन बढ़ती है, वो हो सकता है डिसअपियर हो ही ना मार्केट से। फिर क्या करोगे आप? इफ firm regaining pricing power amid demand recovery raise prices to mend their balance sheet। तो यहाँ पर हो सकता है बिजनेस वाले भी क्या करेंगे कि अपनी डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस वाले जो या जो सेल करने वाले जो वस्तुओं को सेल करते हैं वो अपने बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महंगी दामों पर चीज़ों को क्या करेंगे, बेचने लगेंगे। इक्वली देयर आर कंसर्न दैट द रिकवरी फॉर ऑल पॉजिटिव सिग्नल इज स्टिल फ्रेजाइल मतलब नाजुक होते हैं। और अगर समकक्ष एक और चीज़ देखी जाए कि जितने भी रिकवरी की इकोनॉमी रिकवरी करेगी, उन सभी चीज़ों के जो पॉजिटिव सिग्नल हैं, मतलब इकोनॉमी के रिकवरी होने के जो पॉजिटिव सिग्नल हैं, वो भी अभी कोई ऐसे अच्छे दिखाई नहीं देते कि भाई इकोनॉमी क्या होगी, रिकवरी होगी ही। It has also been uneven and unequal, with large industries finding their foothold while small and medium enterprises and entire informal sector continue to be इन डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों और जितने भी पूरे के पूरा फार्मल सिस्टम है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो एक डिस्ट्रेस की अवस्था में है, मतलब बुरी अवस्था में वर्तमान स्थिति को देखते हुए। एंड देयर इज द हाइटेंड कंसर्न अबाउट द, हाइटेंड मतलब उजागर करती है, concern about the aggravated unemployment problem caused by the big firm retrenching labor to the cut cost। तो यहाँ पर साथ ही साथ एक और कंसर्न आपकी रेज होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। क्यों? बड़े बड़े जो फर्म है वो अपनी लेबर कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, अपने पैसों को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, या तो कम पैसों में लोगों को रख रहे हैं या नौकरी से ही निकाल रहे हैं। फ्लाइट ऑफ द सेवर यहाँ पर जिन्होंने अपना पैसा बैंक अकाउंट में सेव कर रखा है, उनकी क्या दुर्दशा है। क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन and downside risk to growth, the RBI should also be concerned about the plight of the savers who are being shortchanged by low interest rate at time of the high inflation। तो यहाँ पर जब महंगाई ज़्यादा है तो जिन्होंने अपना पैसा सेव करके रखा है उनको सेव मनी पर कम इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले 4% मिलता था तो अब 3.5% मिल रहा है, तो मतलब 0.5% का कम पैसा उन्हें मिल रहा है। तो महंगाई के दौर में उन्हें कम पैसा मिल रहा है, तो ये उनके साथ भी क्या है, दिक्कत है। All these concerns taken together make complex cocktail of dilemma for RBI as seek the normalized policy rate। तो यहाँ पर RBI के सामने ये एक पूरा प्रकार का एक कॉकटेल बन गया। कॉकटेल मतलब होता है कई प्रकार के शरबत या कई प्रकार का जूस एक साथ मिला देना, वो कॉकटेल कहलाता है। तो ये RBI के सामने दुविधाओं का कॉकटेल बन गया है कि वो
नॉर्मल समय में जो रेट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो निर्धारित करती है, बैंक रेट हुआ, रेपो रेट हुआ और ये सब, उसके लिए बड़ी दुविधा है कि वो कैसे मैनेज करे। अ सेकेंड एंड रिलेटेड चैलेंज विल बी द विड्रॉ ऑफ द एक्सेस लिक्विडिटी इन गुड टाइम। तो यहाँ पर दूसरा और एक महत्वपूर्ण चैलेंज है उसी रिलेटेड कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको बाहर खींच लो गुड टाइम के अंदर। मतलब सीधी सी बात है, जो मार्केट में आपने ज़्यादा पैसा दे दिया उसको बाहर वापस खींच लो आप अपने पास। बैंक आर routinely depositing trillion of rupee with RBI every day। बैंक क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ रुपी पर डे, एविडेंसिंग दैट ऑल द मनी दैट सेंट्रल बैंक अनलीज्ड इनटू सिस्टम इज नॉट डूइंग मच गुड एनी मोर। तो यहाँ पर बैंक इसलिए डिपॉजिट कर रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को बहुत मनी दी थी, उनका ये मानना है कि ये ज़्यादा उतना अच्छा काम कर नहीं रही है जितना सोचा था। फॉर श्योर देयर वाज अ clear purpose behind the RBI joining the global central bank bandwagon of the dash for cash to inspire confidence in an economy when confidence was at very low ebb। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो आरबीआई का तो यही मतलब था कि भाई कॉन्फिडेंस डेवलप हो इकोनॉमी के अंदर, लेकिन वो जो पैसा आरबीआई ने वो किया था वो कुछ मतलब मायने नहीं रख रहा, और उल्टा जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया मार्केट में। और मार्केट में जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो कंपनियां क्या बैंकों से वो पैसा उधार नहीं लेती, क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन यूनिट वो बढ़ाती नहीं है, क्योंकि उनको आशा ही नहीं होती कि हम उनकी चीज़ बिक जाएगी। तो ये एक इंटरलिंक चीज़ है, आप समझते चलो बस। होपफुली बी श्योर आउट ऑफ दैट अवाइज नाउ इट इज टाइम टू थिंक ऑफ एन एग्जिट। तो यहाँ पर होपफुली आशा यहाँ ये है कि हम इस जो रसातल में, अवाइज मतलब इस जो रसातल में आ चुके हैं, हमें ये आशा है कि हम इस जो इजी मनी पॉलिसी है इससे हम क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और जैसे नॉर्मल दिन में हमारी बैंक रेट चलती थी या जो इकोनॉमी चलती थी वो चलने लगेगी। एवरी फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू मिस प्राइसिंग ऑफ रिस्क। तो यहाँ पर हर एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है वो ट्रेस बैक अपने छोड़ जाती है, अपने जो चिन्ह है, मिस प्राइसिंग ऑफ रिस्क। एंड मिस प्राइसिंग ऑफ रिस्क व्हाट इज रिजल्ट व्हेन देयर इज टू मच लिक्विडिटी स्लोसिंग अराउंड द सिस्टम फॉर टू लॉन्ग। तो यहाँ पर जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा पैसा डाले रहते हो लंबे समय के लिए, तो वो आपकी फिर क्या हो जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस में तब्दील हो जाती है धीरे धीरे। इट विल ड्राइव इन्वेस्टर इनटू डोजी वेंचर एंड थ्रेटन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि फिर क्या होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो इस पैंतरेबाजी का लाभ उठा लेते हैं। ठीक है, अब वो कैसे लाभ उठा लेते हैं उसको थोड़ा सा आप डिटेल में जाना पड़ेगा। आप ये समझो कि वो फिर अभी कम इन्फ्लेशन पे खुद पैसा ले लेते हैं और फिर बाद में उसके साथ खेल कर देते हैं, तो उसके साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बैंकों के पास तो पैसा रहता नहीं, वो इन्वेस्टर्स के पास रहता है, और इन्वेस्टर्स फिर मार्केट रन करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखो मार्केट के रिएक्शंस कैसे होते हैं। As the RBI seek to guard financial stability by normalizing liquidity, it will have to contend with possible market tantrum। अगर आरबीआई ये सोचती है कि भाई उसे मतलब चीज़ें नॉर्मलाइज करनी है, ठीक है, लिक्विडिटी को नॉर्मलाइज करना है और कंटेंट मतलब संघर्ष करना है पॉसिबल मार्केट जो भी के जो नखरे होंगे, मतलब उतार या चढ़ाव होगा, तो रिमेंबर द टेपर टेंट्राट्रम दैट reverberated across the global market when Bernanke, then chairman of the US Federal Reserve, announced its routine statement in May 2013 that they were considering gradually tapering quantitative easing। तो यहाँ पर उदाहरण लेना चाहिए अगर आरबीआई कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रही है, किससे, कि यूएस फेडरल रिजर्व ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था ऐसे ही मीडिया में कि भाई देवर कंसिडरिंग ग्रेजुअली, वो ये सोच रहे थे उस समय की कि टेपिंग क्वांटिटिव ईजिंग, मतलब क्वांटिटिव धीरे धीरे पैसों में नरमी लाई जाए, वो ये सोच रहे थे उस समय। उन्होंने ये कहा कि हम मार्केट में ये सोच रहे थे कि धीरे धीरे पैसा लगाएं। उसका प्रभाव क्या हुआ, any new like that, implying that the American economy, the epicenter of the global financial crisis, was showing sign of robust recovery, should have been cheered by financial market. Instead, the panic sell of shows that investors used to that easy of abundance liquidity were unprepared
फॉर द पंच बॉल बीइंग स्नैच्ड अवे। तो इस हिसाब की न्यूज़ जो है वो मार्केट कैसे समझता है, जबकि कौन सा मार्केट, अमेरिकन इकोनॉमी जो पूरे के पूरे विश्व का क्या है, एपी सेंटर है। तो उसने ये सोचा कि भाई रोबस्ट रिकवरी, मजबूत रिकवरी होगी, शुड हैव बीन चीयर्ड, मतलब फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उसके द्वारा चीयर्ड होनी चाहिए थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इमीडिएट सेलिंग होने लगी, पूरे के पूरे जो लिक्विडिटी, मतलब उन्होंने क्या किया, सेल कर दिए जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने, क्योंकि उनको ये लगा कि भाई यहाँ से जब इजी मनी होगी तो चीज़ें बढ़ेंगी। तो द लेसन फ्रॉम द taper tantrum clearly is that RBI will have to manage its communication as carefully as does the liquidity withdrawal। तो यहाँ पर आरबीआई को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा मार्केट से कि भाई वो लिक्विडिटी विड्रॉल कर रही है, कब विड्रॉल कर रही है, कैसे, एक पूरी प्रोसेस बतानी पड़ेगी, नहीं तो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। दैट अलाउ मी टू सीग इन टू द थर्ड बिग चैलेंज फॉर आरबीआई governing forward, which will be to restrain the rupee from re sorry from the appreciating out of the line with fundamental। तो यहाँ पर दूसरा, जैसे ये इस बार ये वाली बात इन्होंने कही तो ये इनको इस बात को सोचने पर भी इन्होंने मजबूर कर दिया इनके लिए कि भाई रुपी को आप कैसे मैनेज करोगे, कि आपका पैसा जो है, आपके रुपए की जो वैल्यू है वो एक जो फंडामेंटल एक नियत, एक रेफरेंस लाइन है, उससे महंगी भी नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपका रुपए मजबूत हो गया तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कोई कंपनियां करेंगी नहीं। हेयर द आरबीआई इज कन्फ्रंटेड विद क्लासिक केस ऑफ द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। तो यहाँ पर आरबीआई क्या है, कन्फ्रंट कर रही है क्लासिक केस ऑफ इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ट्रिनिटी मतलब होता है एक जंक्शन, तीन चीज़ों को मिलान बिंदु, तो उससे क्या कर रही है, टकराव कर रही है। और कीपिंग डोर ओपन फॉर कैपिटल फ्लो वाइल साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग द स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड रीस्ट्रेनिंग इन्फ्लेशन। तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आ रहा है। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है तो आपके पास क्या है, डॉलर ज़्यादा बढ़ रहा है। जब डॉलर ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब बाहर से डॉलर का ज़्यादा आना, मतलब रुपए का मजबूत होना। रुपए का मजबूत होना तो आरबीआई क्या कर रही है कि उस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करवा रही है, ऐसे वो मैनेज कर रही है, समझ रहे हो। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि आरबीआई के समय ये समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है कि रुपए को भी ज़्यादा मजबूत ना होने दे और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बनाए रखे और कई चीज़ों को मेंटेन करके रखे। मेंटेनिंग अ पॉलिसी बैलेंस अक्रॉस ऑल थ्री कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव कैन बी ट्रिकी। तो यहाँ पर इन तीनों को मेंटेन करना बहुत ट्रिकी बात हो जाती है। एज अ फॉर्मर गवर्नर आई कैन बाउच फॉर इट। और ये मतलब जैसे फॉर्मर गवर्नर हैं रहे हैं तो ये इसकी क्या करते हैं, गारंटी लेते हैं कि ये बहुत ट्रिकी प्रोसेस होने वाली है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी द करेंट अकाउंट सरप्लस दिस ईयर टुगेदर विद मैसिव कैपिटल फ्लो हैज मीन्ड surfeit of dollar in system putting upward pressure on the rupee which is already overvalued in real term। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर का आना और एक दिक्कत वाली बात हो रही है और प्रेशर डाल रही है रुपी के ऊपर जो पहले ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है रियल टर्म के हिसाब से, मतलब उसकी ज़्यादा कीमत हो चुकी है। द आरबीआई हैज़ एब्जॉर्ब्ड नियरली 90 बिलियन दिस fiscal year to prevent exchange rate appreciation and maintain the competitiveness of the rupee। तो यहाँ पर वैसे ही 90 बिलियन डॉलर को आरबीआई क्या कर चुकी है, जो डॉलर था उसको रुपी में कन्वर्ट करा के इंडियन मार्केट में पुट कर चुकी है। लेकिन फिर भी क्यों कर चुकी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे ग्लोबल मार्केट के अंदर। लेकिन द आरबीआई एबिलिटी टू कंटिन्यू इंटरवीन in forex market will be constrained by its anxiety about how to resultant liquidity might aggressive inflation and risk of financial stability। तो यहाँ पर आरबीआई ये चीज़ भी ज़्यादा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो अगर डॉलर को ऐसे ही कन्वर्ट कर करके रुपए में कन्वर्ट करके और इंडिया के मार्केट में डालता रहा तो इंडिया की जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी। तो अब उसको बड़ी दिक्कत है कि वहाँ रुपए भी मजबूत ना हो पाए जिससे ग्लोबल मार्केट सदा रहे और यहाँ पर महंगाई भी ना बढ़ जाए, क्योंकि फिर नहीं तो हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो क्या रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैनेजिंग द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी विल बी ट्रिकी चैलेंज फॉर आरबीआई गोइंग फॉरवर्ड। और इन तीनों को जो इम्पॉसिबल सी ट्रिकी ट्रिनिटी है
उसको मैनेज करना एक बहुत ही ट्रिकी चुनौती है या कठिन चुनौती है। इट इज़ बेटर टू रफ राइट एज अ कीनेस सेड देन द प्रिसाइजली रॉन्ग। तो ये बेटर होगा एक रफ राइट की तरह, जैसा कीनेस ने कहा था, देन बी प्रिसाइजली रॉन्ग। दैट शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आरबीआई एज इट नेविगेट इट्स वे आउट ऑफ क्राइसिस ड्रिवन इजी मनी पॉलिसी। तो यहाँ पर एक गाइडिंग प्रिंसिपल होनी चाहिए कि भाई आप नेविगेट कर पाओ जो आपने इजी मनी पॉलिसी लागू कर दी है उसको क्या करते रिवर्स करने में। तो ये पूरे के पूरे आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैं समझता हूँ कि एक इकोनॉमी वाला फंडा है, लेकिन आपको अगर इतनी छोटी सी बात कि आरबीआई मैनेज कैसे करती है मार्केट को, अगर ये आपकी चीज़ें क्लियर हैं जो कि मैंने कोशिश की शुरुआत में बताने की, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर